राजस्थान का बजट आएगा। वजरलाल सरकार ने इस बजट की काफी तैयारियां की हैं। इससे पहले बजट पर सुझाव लिए हैं जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों ने बजट के लिए सुझाव दिए हैं। हम फिलहाल हैं पीएचडी सीसीआई राजस्थान के इस कार्यालय पर, जहां पर अलग अलग सेक्टर के जो उद्योगपति हैं वो बैठे हुए हैं और बजट कैसा होना चाहिए राजस्थान का, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी इकाई है पीएचडी चैम्बर, और उसकी राजस्थान के जो उद्योग और व्यापार है उनको ये नेतृत्व प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम दिग्विजय डावरिया हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं से शुरुआत करेंगे और इनसे जानेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि नई सरकार है और डबल इंजन सरकार है, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में राजस्थान के जो उद्यमी हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। और ख़ासतौर से इस संदर्भ में मैं डावरिया जी बात करना चाहूँगा कि विकसित भारत का सपना देखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, और उन्होंने जब जयपुर आए थे तो कहा था कि ये विकसित भारत का जो रास्ता है वो राजस्थान होकर जाता है। ऐसे में राजस्थान की भूमिका क्या होनी चाहिए देश के विकास में, और उसके लिए यहाँ उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की सरकार की रीति नीति होनी चाहिए? नमस्कार, मैं दिग्विजय डावरिया। सबसे पहले पीएचडी चैम्बर की तरफ से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्री बजट मीटिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी, हमने उसमें अपना डिटेल सजेशंस दिए थे कि कैसे इंडस्ट्री के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं, चूँकि नई सरकार है, आपने अभी जिक्र किया कि डबल इंजन सरकार है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है हमारे सामने, इसके लिए हमें सबसे बड़ा कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पे चाइना से। उसको मीट आउट करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काफ़ी बड़े रिवोल्यूशन लाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक देखते हैं कि 20-25 साल में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया एकदम घनी आबादी क्षेत्र के बीच में आ जाता है, उसके आसपास कई सारी कच्ची बस्तियाँ बन जाती हैं तथा कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कई सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ उसके आसपास चालू हो जाती है जो कि आबादी क्षेत्र में होती है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि 20-25 साल के एक टाइम्स के बाद में उस इंडस्ट्रियल एरिया का यूज़ ऑटोमेटिकली कॉमर्शियल में सरकार कन्वर्ट कर दे उसको, और एक 5 साल का मॉरेटोरियम पीरियड इंडस्ट्री को वहाँ से माइग्रेट करने के लिए दिया जाए और वो एक कॉमर्शियल एरिया डिसाइड हो जाए और डेवलप हो जाए। तो इंडस्ट्री को एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा और इंडस्ट्री विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंशन के साथ में वहाँ से माइग्रेट कर लेगी इजीली, और वहाँ पर कॉमर्शियल स्पेसेस डेवलप हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ रेजिडेंशियल एरियाज़ में कॉमर्शियल स्पेसेस आ जाती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, उसके कारण से पूरी अर्बन प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी स्टेप है, इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, कच्ची बस्तियों को भी माइग्रेट करने की जो है ये बेहतरीन सुझाव है, क्योंकि शहरीकरण होता है, शहरों का विस्तार होता है, जो दूर कभी थे औद्योगिक क्षेत्र आबादी में आ जाते हैं, इसके बाद में उन औद्योगिक क्षेत्रों को भी परेशानी होती है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की और नो एंट्री की समस्या रहती है। तो ऐसे में ये बेहतरीन सुझाव है कि उन औद्योगिक क्षेत्रों की उपयोगिता भी बनी रहती है। हमारे साथ पीएचडी चैम्बर के राजस्थान के को चेयर भी हैं और साथ ही फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अमित चौधरी जी। क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूं इसलिए मैंने आप बता दिया, बाकी और यहाँ पर जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना नाम भी बताएं और अपनी जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। अमित जी, क्या सजेशन देना चाहेंगे राजस्थान सरकार को? धन्यवाद साहब। इस नई सरकार से हमें बहुत आशाएं हैं, क्योंकि जैसे पहले भी डावरिया जी ने भी बोला कि डबल इंजन की सरकार है और एक नई सरकार है, काफ़ी ऊर्जावान है। सबसे पहले चूँकि मैं दवा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में किसी भी शीर्ष दवा कंपनी नाम का एक वैक्यूम है, कमी है। जबकि आप देखें न केवल भारत में, पूरे विदेश में दवा कंपनियां आज के दिन हर स्टॉक एक्सचेंज को लीड करती है, फिर भी राजस्थान में नहीं है ऐसा कोई बड़ा नाम।
हमारे पास में देखें तो गुजरात में यहाँ से बेटर इंडस्ट्री का आकार है। बिल्कुल, गुजरात में है, आप उधर हिमाचल उत्तरांचल तरफ चले जाइए, उधर में है। अपन चारों तरफ से घिरे हुए हैं बहुत अच्छी फार्मा हब से, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई शायद ध्यान न दिया गया हो पहले सरकारों में। सबसे बड़ा है कुछ चीज़ें अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे एक तो एपीआई पार्क, एपीआई के लिए पोल्यूशन कंट्रोल और बहुत सारे नियमों का पालना का ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। किसी भी निजी क्षेत्र के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। आज इंसेंटिव्स या किसी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट की मैं इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा किसी भी गवर्नमेंट से, बट जो मूलभूत एक ढांचा है वो जब तक प्रदान नहीं करेगी गवर्नमेंट, तब तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं आएगी। मैं अमित जी और भी आऊँगा आपके पास, पर मुझे याद है कि हिमाचल में बद्दी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सरकार ने जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको आकर्षित किया, आमंत्रित किया, सुविधाएं दी, तो उसके बाद में वहाँ तेजी से फार्मा इंडस्ट्री लगी है, यूनिट्स लगी, और वो आज भी पूरे देश में जाना जाता है। हमारे साथ राधेश्याम जी हैं, पीएचडी से हैं और इसके अलावा पीएमआर के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं। तो राधेश्याम जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए बजट? सर बजट तो हम तो इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है लैंड। आज जो हमारे राजस्थान में लैंड की जो रिको के अलॉटमेंट हो रहा है, तो उसमें एक लॉटरी सिस्टम हो रहा है। जो वहाँ पे व्यापारी जो 5,000 की ज़मीन है, लॉटरी में 12,000 तक स्क्वायर मीटर की पहुँच रही है। और अपने पड़ोसी राज्य है जो एमपी है, जो हमारे बिजनेसमैन को वो ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए, यहाँ पे हम 1 रुपये मीटर में ज़मीन देंगे, आप यहाँ पे काम कीजिए, अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए। लेकिन राजस्थान सरकार जो कह रही है, और 4.5 रुपये यूनिट बिजली, हाँ 4.5 रुपये यूनिट और पूरा बिजली देने के लिए वो कह रहे हैं। और यहाँ पे जो बिजली का जो हमारा आ रहा है करीब 9 रुपये के यूनिट के हिसाब से आ रहा है, तो वो बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे इंडस्ट्रीज़ को। उसके कारण जो राजस्थान के व्यापारी हैं, हम इंडस्ट्री को आकर्षित करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन महंगी है, बिजली महंगी है, पानी है नहीं, तो सरकार को ये जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। पूनम शेखावत यंग एंटरप्रेन्योर हैं। पूनम, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ का, और ख़ास तौर से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट्स खोली जाएँ, और उसके लिए गवर्नमेंट भी उन्हें डेडिकेटेड प्लेसेस अलॉट करें कि ये जोन सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, इससे ताकि और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे। तो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि मैंने अगर जितना सा जान पाया हूँ कि विकसित कोई भी देश है वहाँ पर रिसाइकलिंग सिस्टम अगर सही है तो वो देश विकसित है, और जहाँ पर रिसाइकलिंग सिस्टम जितना जिस स्तर का है वो उसके विकास की व्याख्या हम उसी स्तर से कर सकते हैं। तो आपका नाम भी बताइए और किस इंडस्ट्री से हैं आप, उसके बारे में बताइए, फिर अपनी बात की। देखिए, मैं सीए सुनील गोगरा फाइनेंस और टैक्सेशन में डील करता हूँ मेनली, और हम जो डबल इंजन सरकार की हम बात कर रहे हैं उसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं कुछ विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो हमारे उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। जैसे कि हमारी अभी एग्जिस्टिंग एक स्कीम राजस्थान में चालू थी। सपोज अगर कोई भी एक नई इंडस्ट्री आप डेवलप करते हैं तो वहाँ पर एक आवश्यकता है स्टैम्प ड्यूटी के रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ महीने भर से ही गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत जो नई यूनिटें हैं उनको स्टैम्प में एग्जम्पशन बिना किसी राजस्थान सरकार के आदेश के ही मना कर दिया गया है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। सपोज आज मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरी 10% ड्यूटी है, पहले मुझे उसका 75% इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा था, तो जो आज की तारीख में मुझे उद्योग भवन ने मना कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है राजस्थान सरकार से कि अपनी इस नीति में वापस से पुनर्विचार करें, और इसमें उनका ये कहना है कि सर हम जो फर्स्ट अलॉटमेंट करते हैं केवल उसी क्षेत्र में हम ये स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन देंगे, जबकि अगर फर्स्ट अलॉट ही सपोज रिको से मैंने एक प्लॉट खरीदा, उसके बाद अगर मैं उसका एग्जम्पशन नहीं ले पाया, मैंने उस प्लॉट को ओवर द टाइम काम नहीं करने के कारण दूसरे को बेचा, तो जो सेकंड पर्सन है ही शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दिस स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सुझाव है कि अभी जैसे रिप्स की एक स्कीम राजस्थान में, एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, बाकी सारे लोगों का क्योंकि समय सीमित है, फिर वापस आपके पास आऊँगा। पीएचडी सीसीआई के रीजनल डायरेक्टर हैं जिनका बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, आर के गुप्ता जी। ट्रेड और इंडस्ट्री को ये हमेशा प्रोत्साहन करने में उनको एक तरह से ये अपना हैंड होल्डिंग इनकी रहती है, पीएचडी को संभालते हैं। आप बताइए सर, क्या होना चाहिए, सरकार क्या करना चाहिए?
देखिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव युग के अंदर सरकार वो हर संभव प्रयास करे और नवाचार करे जिससे कि उद्यमी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और वो एक कंपटीशन के अंदर आ सके और एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके। जितने सुझाव हैं सब उसी तरफ इंगित करते हैं। इस सिलसिले में सौर ऊर्जा की मैं क्षेत्र की बात करता हूँ। बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर उसका स्कोप है और कंपोनेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही वाइब्रेंट इंडस्ट्री के रूप में यहाँ आ सकती है, जिसके अंदर वर्तमान में भी करीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए तक का डिमांड है राजस्थान के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री इतनी वाइब्रेंट और इतनी विकसित नहीं है, तो सरकार इसको डेवलप करने के लिए एक अलग से जोन बनाने का घोषणा करे, पॉलिसी लाए और एक ये सुनिश्चित करे कि राजस्थान में जो देश भर के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड साइज के प्लांट लगा रहे हैं, उसमें इन उद्योगों के द्वारा कंपोनेंट्स की आपूर्ति के लिए उनको प्रेफरेंस मिले, प्राइस प्रेफरेंस मिले, परचेज प्रेफरेंस मिले, तो इससे राजस्थान का विकास बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि राजस्थान में सोलर उत्पादन में हम शीर्ष पर हैं, लेकिन जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जितनी संभावनाएं हैं उनका दोहन हम नहीं कर पाए हैं। सर, आप अपने बारे में अपना नाम और अपने जिस सेक्टर से आप जुड़े हैं फिर अपनी बात की। मैं डॉक्टर हनुमान पंचोली, जयपुर आयुर्वेद हॉस्पिटल जयपुर से हूँ। आयुर्वेद फील्ड से हूँ, आयुर्वेद हॉस्पिटल के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने ट्रीटमेंट चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं, पर आयुर्वेद क्षेत्र में जो होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। जैसे कि CGHS में, RGHS में, ECHS में, CAPF में इन बेनिफिशरी को निःशुल्क ट्रीटमेंट की सुविधाएं दी है, पर आम जन को उसको निःशुल्क ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट को आयुष्मान भारत में जोड़ा जाए, जिससे एक आम आदमी को ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकें। पहले दूसरा, आयुर्वेद हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार ने कोई विशेष नीति नहीं बना रखी, क्योंकि केरल में प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश है, वहाँ क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है, इसलिए देश विदेश से पेशेंट वहाँ आके ट्रीटमेंट लेते हैं। इसलिए सरकार को PPP मॉडल पर जा करके और ये आयुर्वेद हॉस्पिटल्स का एस्टेब्लिशमेंट करने में हेल्प करनी चाहिए। तो ये आयुर्वेद ने कोरोना काल में भी अपने आप को साबित किया है और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और इसलिए ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अहम सुझाव है सर। आप अपना नाम, आपकी सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री और फिर आप सुझाव दीजिए। सर, मैं मेजर अमित कुमार शर्मा, मैं भी आयुर्वेद फील्ड से हूँ। आयुर्वेद में MD और PhD हूँ और जयपुर में एक निजी आयुर्वेद अस्पताल का संचालन कर रहा हूँ और मैं एक सेकंड जनरेशन वैद्य हूँ। तो जब मैं ये कहता हूँ कि सेकंड जनरेशन वैद्य, मतलब मेरे माता पिताजी भी आयुर्वेद से ही उन्होंने भी अपना चिकित्सा की और हम अब सेकंड जनरेशन एक नए युग में जब आयुर्वेद को देख रहे हैं और स्पेशली जब आप मेंशन कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट 10 वर्षों में आयुष विभाग बनने के बाद सेंटर में बहुत सी चीज़ें परिवर्तित तो हुई, लेकिन अभी भी जैसा सर ने भी कहा कि अभी राजस्थान में हम एक जो रोल मॉडल स्टोरी है, केरला की इकोनॉमी ड्राइव हो रही है आयुर्वेद से ही, उसको हम मेडिकल टूरिज्म से इतना बड़ा हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है टूरिज्म का, तो आयुर्वेद और टूरिज्म को अगर जोड़ के हम देखा जाए, सरकार ने आयुष वीज़ा को तो लागू कर दिया, लेकिन अगर हम उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करें राजस्थान में, तो एक बहुत बढ़िया एक विन विन सिचुएशन बन सकता है। एक अच्छी सेहत और बहुत बड़ा रोजगार का एक मुझे रास्ता नज़र आता है कि जिससे हम सरकारी रेवेन्यू, जॉब्स और इन टोटलिटी एक अच्छी हेल्थ हम सबको दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी स्किल्ड मैन पावर की। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सेंटर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं कि हमारे पास बच्चे मतलब जो वर्किंग फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कई हज़ारों की संख्या में BMS स्टूडेंट्स, फार्मा स्टूडेंट्स, ये सब आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी स्किल्ड उतनी अभी शार्पन नहीं है। तो ऐसे लड़कों, ऐसे बच्चों को ट्रेंड करने के लिए एकेडमिक और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप में सेंटर में गुरु शिष्य नाम की एक परंपरा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली उसको आयोजित करती है, तो सेम हम भी राजस्थान में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। हमारे पास जो एकेडमिक्स में जो हमारे पूर्व गुरुजन हैं और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप अगर हो और ऐसी मैन पावर को अगर हम अभी से अगर तैयार करेंगे, तो ये जो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू हम काफ़ी रेवेन्यू और एक बहुत बड़ा रोजगार का मुझे लगता है कि हम स्कोप, एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम रोजगार भी सृजन कर सकते हैं और आयुर्वेद को आप प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। PhD CCI में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है जो हमारे साथ हैं। आप मैडम, आपके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर दिव्या, मैं भी आयुर्वेद से हूँ। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा,
कि जो भी इन्होंने आयुर्वेद को विकसित करने के हिसाब से बताया उसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि आयुर्वेद को अगर हम आयुर्वेद फूड इंडस्ट्री की तरह डेवलप करें, जैसे ऑर्गेनिक का बहुत चलन है, ऑर्गेनिक फूड बहुत चलन में है, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है आहार विहार से हम एक हेल्दी वेलबींग दे सकते हैं, जो बताया गया है। जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले ईयर 2023 को एक मिलेट ईयर घोषित किया था। तो इस तरह से हमें वी कैन प्रमोट आयुर्वेदिक फूड एज आर उसके जो SOPs हैं वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो हमारे राजस्थान में हैं वो डेवलप करें एंड इट विल बी कोलैबोरेटेड विद द इंडस्ट्रीज़। सो जो आहार विहार है वो राजस्थान की जनता को एक ऑर्गेनिक और एक हेल्दी आहार विहार मिले, जिससे कि जनता की स्वास्थ्य जो बताया हुआ है आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हो। तो ये PhD सीसाई ही शायद मुझे लगता है कि देश में ऐसा औद्योगिक संगठन है जिसने चिकित्सा पर खासतौर से आयुष और आयुर्वेद के ऊपर यहाँ कई कार्यक्रम भी किए हैं। मिलेट के लिए भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक डेलीगेशन आया था, उसकी मेज़बानी की, और यहाँ भी काफ़ी प्रतिनिधि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निखिल सुल्तानिया है। मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर मैन्युफैक्चरर हूँ मकराना में। मेरे को ऐसा लगता है कि मिनरल्स और माइंस के सेक्टर में जो आजकल गवर्नमेंट ने एक वर्क फ्लो था पहले, कि पहले 2 स्टेजेस से जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट की माइन एलोकेशन की जो प्रोसेस थी उसे अब एक ही जगह उन्होंने स्टॉप कर दिया है। मतलब जितने भी माइन एलोकेशन है अब जूनियर माइनिंग इंजीनियर से इन सब के थ्रू नहीं होता, वो फाइल सिर्फ सीधा एक ही बंदे के पास जाती है जो कि टॉप पे बैठा है। आई गेस तो क्या इसकी वजह से परेशानी क्या है? इसके वजह से काफ़ी सारे माइन ओनर्स को ये परेशानी हो रही है कि जिनको अभी अपना लाइसेंस रेन्यू करवाना है उनके लाइसेंसेस टाइम पे रेन्यू नहीं हो रहे। अगर वो चीज़ मेरे ख्याल से अगर वो चीज़ पहले की तरह फेस बाय फेस हो जाए, अगर मान लीजिए मैं मकराना से हूँ, मकराना में काफ़ी करीब 300 माइने हैं, अगर किसी एक माइन ओनर को अपनी लाइसेंस को रेन्यू करवाना है तो उसकी फ़ाइल जयपुर ही आती है। पहले परबतसर जाती थी, परबतसर से ही उसका सारा काम हो जाता था। अब जब इतना आ रहा है मकराना से जयपुर आ रही है फाइल, तो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया, लेंथी हो गया है और अफसरशाही में उलझ जाता है। ये आप बताइए मोहित जी, आपका नाम तो मैंने मोहित पढ़ लिया है, हाथ पर आपने टैटू इस पर गुदवा रखा है, और आप अपने बारे में बताइए और क्या करते हैं। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो रेफ्रिजरेशन का पार्ट है वो कोल्ड स्टोरेज का पार्ट कहला जाता है। तो कोल्ड चेन में आप जानते हैं राजस्थान का क्लाइमेट इतना अलाउ नहीं करता है कि हमारी फार्मिंग बहुत अच्छी हो पाए, तो कहीं ना कहीं कोल्ड चेन का रोल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी सब्जियां या जो भी हमें चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फ्रूट्स के लिए। तो अभी हमारी कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा बदतर है कि गवर्नमेंट ने सिस्टम बना के दिया, कोल्ड स्टोरेज बना के दिया, पर वो मेनटेन नहीं है। कुछ है तो वहाँ सब्सिडी का सिस्टम है पर सब्सिडी टाइम पे नहीं मिलती है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो उस पर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे। प्लस अब एक फार्मिंग अलग से, ये मशरूम फार्मिंग आई है जो कि पूरी की पूरी आर्टिफिशियल फार्मिंग के थ्रू या हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का फोकस हो तो यहाँ पे रोज़गार और बढ़े। एयर कंडीशनिंग सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे काम बहुत है पर स्किल मैन पावर नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्किल मैन पावर का कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए जहाँ पे कि एक जो व्यापारी को जो पर्सन चाहिए या जो इंजीनियर चाहिए उस लेवल की स्किल डेवलपमेंट कुछ एसोसिएशंस हो या स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हो जहाँ से वो इमीडिएटली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हो। तो ये इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज अपनी फूड चेन का एक अहम सिस्टम है। आप अपना नाम बताइए सर, किस सेक्टर से है और क्या सुझाव देंगे बजट के लिए? सर मेरा नाम है गणपत चौधरी और मैं बिलोंग्स फायर एंड सिक्योरिटी से करता हूँ। बेसिकली इस फील्ड में पिछले 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं। जो पिछले टाइम पे कंटिन्यूस जो हम वैसे बातचीत की जा रही है, लेटर्स भेजे जा रहे हैं सरकार के अंदर, क्योंकि फायर जो है वो फायर लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अंदर आता है। और आई थिंक मुझे लगता है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हर व्यापारी के लिए या मैं सभी की बात कर लीजिए, आम जीवन के लिए की भी अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 कि एक तो NOC प्रोसेस जो है उसको ऑनलाइन तो कर दिया गया है, लेकिन उस प्रोसेस को अभी वो लेंदी है, 3-4 प्रोसेस से वो गुजरता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 फीस,
आज एनओसी लेके जाने के लिए जब जा रहे हैं हम, फायर सेस अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो इंडस्ट्रीज़ वालों को पे करना पड़ता है। और ये अदर स्टेट्स में, मैं कई सारे स्टेट्स में ऑलरेडी एनओसी से रिलेटेड फीस स्ट्रक्चर देखे हैं मैंने, चाहे गुजरात की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हमारा फायर सेस है और फायर फीस, 2 टाइप की हमारे यहाँ फीस लगती है। नंबर 3 आता है, अगर ये लाइफ सेफ्टी डिवाइस है तो मुझे लगता है जीएसटी पे भी सरकार को देखना चाहिए कि इसको 18% ना करके इसको 5% की कैटेगरी में लेके और हो सके तो इसको वेव अप करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अभी पिछले हीट वेव में आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, कितने लोगों की जान जाती है। वैसे इंडिया के अंदर 50 से 60 लोग पर डे फायर की वजह से मरते हैं। और ये थर्ड, एक जो लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आने वाले टाइम में यूथ जो अभी आ रही है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कोई करिकुलम नहीं है। मुझे दो महत्वपूर्ण आपने सुझाव दिए हैं अपने इसमें कि फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट है उन पर टैक्स कम, जीएसटी कम किया जाना चाहिए, और इसके साथ ही जो फायर सेस उद्योगों में वो काफ़ी उलझा हुआ है। बहुत से औद्योगिक संगठन और पीएचडी सीसीआई की तरफ से भी सरकार को ये कई बार कहा जा चुका है। हम आखिरी चरण में हैं इस कार्यक्रम के में, और एक बार और मैं अंतिम संक्षेप में जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं उनसे जानना चाहूँगा, कोई अहम मुद्दे, अहम सुझाव संक्षेप में आप एक बार दीजिए। धन्यवाद बीके सर। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो हमारे राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी रेट सबसे ज़्यादा है, और ये शिकायत हर इंडस्ट्री कर रही है। तो हमारे पास जनरेशन जो है उसका हम सबसे इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी। रात में जो इंडस्ट्री यहाँ पे काम करती है, अगर उसको 50% रियायत दे दी जाए, क्योंकि जनरेशन तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, परंतु उसको जनरेशन को हम यूज़ कर पाएँ और पूरी कैपेसिटी को। अभी गवर्नमेंट ने केवल 55 पैसा रात की छूट दी है, जो कि पहले 1 रुपये 10 पैसा थी। तो हमारी सरकार से विनती है कि रात में कोई भी इंडस्ट्री यूज़ करती है तो उसको बिजली कम से कम भी 2 या 3 रुपये कम रियायत पे दी जाए, ताकि इंडस्ट्री का भी फ़ायदा हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए इंडस्ट्री और नए इंडस्ट्रीज आ पाएँ। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर से कमांड मिली है अभी, वो कह रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, तो 5-7 मिनट और हमारे पास है, 5 मिनट के लिए हम चर्चा और करेंगे। तो अहम जो आप में से कोई भी जो जिनके पास मुद्दे हैं और जो अभी और बात करना चाहते हैं वो आप बताइए। हाँ डॉक्टर साहब। इसमें एक अहम मुद्दा जो ये था, जैसा सर ने कहा कि आयुष्मान में जोड़ने से आम जन तक आयुर्वेद पहुंचेगा, और इसमें जो पहल राजस्थान सरकार ने जो करी थी, जैसे ही आरजीएचएस में जब जुड़ा है तो इसमें आम जन या जो सेवारत कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं उनको निश्चित तौर पे बहुत लाभ भी मिला है। लेकिन बस मैं एक ही बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी भी जो सेंट्रल में सीजीएचएस जो हेल्थ सेवाएं हैं और जो राजस्थान में आरजीएचएस की हेल्थ सेवाएं हैं, उसकी दरों में बहुत असमानताएं हैं। तो सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि उसकी असमानताओं को थोड़ा सा फेवर में देखा जाए, कि जिससे हम जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा सा उसमें कुछ रियायत मिले। तो ये रियायत मिले। और भी कोई अपने साथ में राधेश्याम जी कुछ कहना चाहते हैं? राधेश्याम जी। जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जैसे राजस्थान में जो कृषि प्रधान क्षेत्र कोई मानता नहीं, तो कृषि के अंदर इस राजस्थान में बहुत ही काम अभी बाकी है। लास्ट ईयर जो ड्रिप इरीगेशन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम है कि बूंद बूंद सिंचाई का जो है, उसके लिए भी 1 लाख हेक्टेयर का उन्होंने बजट दिया था। और इस बार हम ये चाहते हैं कि 1 लाख हेक्टेयर नहीं करके इसको डबल या ट्रिपल किया जाए, तो 3 लाख हेक्टेयर तक हम इंडस्ट्री में बूंद बूंद सिंचाई करते हैं। उससे किसानों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। उसके साथ किसान के जो पॉन्ड बना रहे हैं या पोली हाउसेज हैं, वो भी किसानों को बहुत बेनिफिट कर रहा है। तो जो बजट वो कर रहे हैं उसको डबल कृषि के अंदर किसानों को अपन जितना अपन सपोर्ट कर पाएँ, ऑटोमेशन कर पाए, ड्रिप इरीगेशन में कर पाए। तो एक इसमें ये समस्या भी आई कि जो योजना है सरकार की जिसमें किसानों को सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी समय पर नहीं मिलती और उसके कारण काफ़ी समस्या होती है। एक्चुअली जो लास्ट 3 ईयर से जो नरेंद्र मोदी जी से अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने एक ऐसा पोर्टल बनाया है, उसके अंदर जो सब्सिडी आवेदन करता है किसान, उसको आवेदन से लेकर लास्ट तक जो 7 स्टेज होती हैं, उसके साथ सारी फाइलें वो तो ऑनलाइन चेक होती हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्क हो रहा है। तो सब्सिडियाँ भी हर साल आ रही हैं। बजट का थोड़ा बहुत रहता है, हर क्षेत्र में रहता है, लेकिन इसको थोड़ा और अपन प्रमोट कर सकते हैं, जा सकता है। पूनम, क्या और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के नाम से जब कोई देखता है तो वो उसको एक
बुरे नज़रिए से देखता है प्लास्टिक का नाम आते ही। अब आप देखेंगे यूएस में जो है लोग प्लास्टिक 28% तक यूज़ हो रहा है और हम इंडिया में हमारे सिर्फ 13% यूज़ हो रहा है, उसके बावजूद लोग उसे एक बुरी नज़रिए से देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ राज्य सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि रिसाइकलिंग यूनिट्स यहाँ हो और लोगों का जो देखने का नज़रिया प्लास्टिक को वो थोड़ा बदले। और मैं भी शायद इसमें गलत नहीं हूँ तो यूएसए में लगभग 100 मतलब 1 क्विंटल से ज़्यादा पर पर्सन प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, यहाँ करीब 13-14 किलो है, केजी है। तो ये आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना सा सुझाव देना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार में हमारे यहाँ पर जो पाइपलाइन के थ्रू गैसेस सप्लाई होती हैं जो फ्यूल का काम करती हैं इंडस्ट्री को चलाने में, उस पर अभी हाल फिलहाल 10% वैट की रेट है और उस वैट की इनपुट हमें नहीं मिलती है। तो मेरी ये गुजारिश है राजस्थान सरकार से कि वो इस वैट की रेट को या तो कम करे, जैसे और स्टेटों ने इस रेट को कम किया है, क्योंकि और जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं वो कोयला या फिर अन्य फ्यूल लेकर के बनाते हैं जिसका कि जीएसटी का उनको इनपुट मिल जाता है। नेचुरल गैस जो पाइपलाइन से उसका हमें इनपुट नहीं मिल पाता है, तो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। गुप्ता जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2070 तक हम देश को नेट जीरो की तरफ ले जाएं, तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमें ग्रीन इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और जो इंडस्ट्री एमएसएमई ग्रीन इनिशिएटिव जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर का यूज़ कर रहे हैं, फायर के अंदर वो एक बहुत अच्छा एक संपन्न व्यवस्था ले रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दें और उनको कुछ और रियायत दें, जैसे कि ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हम उसको एक ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जा सके। अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसी तरह प्रदेश में भी है। तो मेरा एक सरकार से सुझाव है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड कोई सब्सिडी प्रोवाइड करे। रिप्स में ESI PF वगैरह का बेनिफिट का है, बट अगर एक नंबर्स से ज़्यादा अगर कोई भी नई इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट देती है, तो किसी न किसी तरह का एक बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव स्कीम उस इंडस्ट्री को देना चाहिए। दूसरा, वापस मैं फार्मा सेक्टर में आता हूँ। फार्मा सेक्टर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के तहत गवर्न होता है। हर कानून के तरह इस कानून को भी उसको समझने का, देखने का नज़रिया अलग अलग इंसान का हो सकता है। आपने पहले भी बात की थी, आसपास के प्रदेशों में इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रही है, तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि उस कानून का जो व्याख्यान होता है वो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री के द्वारा कागज़ों में लिख के अधिकारियों को उनके नज़रिए से दिया जाता है जो इंडस्ट्री फ्रेंडली है, जबकि अपने राजस्थान में इस चीज़ की कमी है कहीं ना कहीं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि एक इस पे मंथन करके प्रॉपर अगर लिखित मंत्रालय के तरफ से डायरेक्शंस आएंगे तो इंडस्ट्री डेफिनेटली आएगी। और एक और सबसे बड़ा, इतना बड़ा बजट है अपने यहाँ का RMSCL का, मुख्यमंत्री राजस्थान फ्री दवाई योजना का, उसमें अगर जो कॉमन दवाइयाँ हैं यहाँ की इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे MSME में स्मॉल से ऊपर जा ही नहीं पाती है इंडस्ट्री, क्यों? बिजनेस नहीं मिलता। तो उसमें अगर उन लोगों को कुछ दवाइयाँ या कुछ तरह से आरक्षण मिल जाए तो आई एम श्योर बहुत डेवलपमेंट होगा यहाँ। तो यहाँ डेवलप, एक बिल्कुल 30 सेकंड का एक लास्ट, ये माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए यंग एंटरप्रेन्योर है, कुछ कहना चाह रहे हैं अंतिम? सर, जैसे कि अमित जी ने अभी बोला कि हमें अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे को लगता है राजस्थान में एक एरोस्पोर्ट्स का सेक्टर है जो कि अनटैप्ड है। अभी करीब राजस्थान में 32 एयर स्ट्रिप्स हैं जिनमें से 18 अनयूज्ड हैं। अगर उस पर राजस्थान सरकार कोई कंपटीशन करवाना चाहे या कोई एक्टिविटीज़ जैसे कि स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग या ड्रोन रेसिंग जैसा कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे चालू करे, तो ये एयर स्ट्रिप्स भी वापस जिंदा हो सकती है। साथ में जो टूरिज़्म है राजस्थान में, उसको ये बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ PhD CCI के इस कार्यक्रम में बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव दिए गए हैं बजट के लिए, और यदि सरकार बजट में इन सुझावों को शामिल करे तो राजस्थान विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ सकता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।